हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे। तो बने रहिएगा वीडियो में। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेशनफुल होने वाली है। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि इसमें बेसिक ह्यूमन नीड्स क्या होनी चाहिए। अगर एक कोई भी आदमी है तो उसकी बेसिक नीड क्या होनी चाहिए, इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। और बेसिकली अगर हम बात करें तो हम लोगों का एयर पोल्यूशन को लेके ये वीडियो बना रहे हैं। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि यह कितना खतरनाक है और कितनी भयानक स्थिति पैदा हो रही है दिन पे दिन, धीरे 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 धीरे। क्योंकि इकोसिस्टम जो होता है ना, या फिर इन्वायरमेंटल जो होता है ना, उसके अनुसार ही हम लोग अगर हम कहें तो अच्छे तरीके से वृद्धि कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और देखिएगा, इस पे वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। एयर पोल्यूशन क्या होता है, कैसे होता है, इस पे हम लोग थोड़ा सा विचार विमर्श किए हैं कि इसको रोक कैसे सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगा नया नया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हम लोगों का है टॉपिक है वो है बेसिक ह्यूमन नीड्स। आर वी गोइंग ऑन द राइट पथ आर नॉट? क्या हम लोग सही रास्ते पे जा रहे हैं या नहीं, हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और बिल्कुल बेसिक नीड जो होती है उसको धीरे 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 करके हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, देखिएगा इसमें क्या बताया गया है कि वायु प्रदूषण एक भयावह त्रासदी। हम सही मार्ग पर जा रहे हैं या नहीं हमें नहीं पता है, लेकिन आप इस लेख को पूरा वीडियो देखने के बाद आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरफ हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे फिगरों के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। देखिए फिगर इत्मीनान से देखिएगा। ये वो ठीक है बालक है। और देखिए इसके पीछे जो ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, यहाँ से जो कचरे निकल रहे हैं ये सारे एयर पोल्यूशन। फिर गाड़ियाँ हैं, यहाँ से भी एयर पोल्यूशन। अच्छा, आप महसूस करते होंगे जब आप शहर में रहते होंगे ना, तो वहाँ पे आपको थोड़ी गर्माहट नज़र आती होगी। लेकिन जैसे ही आप वहाँ से गांव में जाइएगा ना, तो गांव में जैसे आप जाइएगा तो वहाँ पे क्या होगी, हल्की ठंडक महसूस करिएगा। क्या करिएगा? हल्की ठंडक महसूस करिएगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको नज़र आता होगा। चलिए देखिए, मनुष्य ने जब से इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, तब से लेकर आज तक मनुष्य की ज़रूरतों में भी समय समय पर निरंतर बदलाव देखने को मिला है ना। समझिएगा कि हर एक इंसान का क्या होता है, ज़रूरत भी अलग अलग होता है और अलग अलग समय पर होता है, एक के साथ नहीं होता है। ठीक है, जैसे जैसे विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, वैसे वैसे मनुष्य की ज़रूरतों में भी सुविधा अनुसार बढ़ोतरी की गई। परंतु एक बात जो विज्ञान एवं लगभग सभी धार्मिक ग्रंथों से लेकर उनके दार्शनिक और पौराणिक कथाओं में भी उल्लेखित सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो वह बात क्या क्या है, इस पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा, वह यह है कि इस सृष्टि का संपूर्ण जन्म ही 5 तत्वों से मिलकर हुआ है। किससे हुआ है? 5 तत्व। और 5 तत्व क्या क्या हैं, तो आप बताइएगा। जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है और मिट्टी है, मतलब पृथ्वी है। ठीक है, तो ये 5 तत्व ऐसे हैं जिससे मिलकर क्या हुआ है, हर किसी का जन्म हुआ है। ये 5 चीज़ जरूरी है। ठीक है, आगे देखिएगा। और अंततः प्रत्येक मनुष्य और पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक जीव जंतु भी उन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाना है। ये 5 तत्व हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। पंच तत्व से ही सृष्टि में जीवन की उत्पत्ति हुई है और इनके बिना जीवन की कल्पना भी व्यर्थ है। क्योंकि ये जो 5 चीज़ आपको देखने को मिल रहा है ना, ये 5 चीज़ में से एक भी चीज़ अगर नहीं रहेगा, ठीक है, तो आप क्या होगा, आप नहीं रह पाइएगा। तो बेसिक जो चीज़ आपको नज़र आ रहा है ना, ये सबसे ज़रूरी होता है देखना। ठीक है, आगे चलिएगा, आगे भी देखिए। आगे है
आज संपूर्ण सृष्टि के सभी जीवित प्राणियों हेतु बुनियादी जरूरत के लिए जिस एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व की आवश्यकता है वह है वायु। क्योंकि वायु से ही हमें क्या मिलता है, हम सांस लेते हैं, इसमें ऑक्सीजन होता है। अगर यही नहीं रहेगा तो आप कहाँ जी पाइएगा। ठीक है। गौरतलब है कि बिना भोजन के मनुष्य कई दिन तक जीवित रह सकता है, बिना जल के कुछ दिन या कुछ घंटों, लेकिन बिना वायु के एक क्षण भी इस सृष्टि में मौजूद प्राणियों के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। समझिएगा बात को, क्या कह रहा है कि अगर आपको खाना न मिले तो एक आध दिन तो कुछ खा के रह जाइएगा, कुछ ना मिलेगा तो पत्ते खा के रह जाइएगा। अरे महाराणा प्रताप तो घास का रोटी ही नहीं खाए थे जी। तो अगर वो रोटी खा सकते हैं तो मान लीजिए आपो खा सकते हैं, पत्ता उत्ता खा के एक आध दिन तो रहिए जाइएगा। लेकिन अगर वायु ना हो, सांसें ना आप ले पाए, तो आप 1 मिनट रह पाइएगा जीवित? आप सांस रोक के देखिए ना कितना देर तक आप रह सकते हैं, थोड़ी के देर में अपना जाएंगे। लेकिन जब जीने हेतु महत्वपूर्ण सर्वाधिक बहुमूल्य तथ्य वायु ही स्वच्छ न हो तो एक स्वास्थ्यवर्धक जीवन जीने की कल्पना करना अपने आप में बेईमानी होगी। ठीक है। अगर वायु प्रदूषण जो जितनी तेजी से बढ़ रहा है, अगर ये वायु प्रदूषण हो जाता है तो इसमें क्या होगा, इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जहरीली हो जाएंगी, वायु जहरीली हो जाएगा, इसमें बहुत सारी जहरीली गैसें हो जाएंगी जो हमारे अंदर जाएगी तो हमारे शरीर को, हमारे स्वास्थ्य को क्या करेगा, नुकसानदायक होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा। मनुष्य भोजन हेतु विकल्प खोज सकता है, पानी हेतु स्रोत खोजने का प्रयास कर सकता है जो लगातार जारी है, परंतु अत्यंत स्वच्छ वायु का कोई विकल्प नहीं हो सकता। केवल भारत में ही नहीं वरन आज संपूर्ण विश्व जिस भयावह त्रासदी से जूझ रहा है उसकी गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई है, और वह है हमारी शुद्ध वायु में प्रदूषकों का निरंतर बढ़ना। वायु प्रदूषण मानव सभ्यता के इतिहास में सबसे व्यापक और गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक है। सोचिए ये कितनी बड़ी, हम लोगों ने हर एक चीज़ का धीरे धीरे सोल्यूशन निकाल रहे हैं, लेकिन अभी तक अगर हम बात करें तो हवा का वायु प्रदूषण जो हो रहा है या फिर वायु जो है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया है, कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल पाया है। ठीक है। यह केवल एक पर्यावरणीय समस्या नहीं है बल्कि एक जटिल सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संकट है जो समाज के हर पहलू को प्रभावित करता है। ठीक है। अभी मान लीजिए जल है ना, जल को अगर कुछ होता है तो आदमी फिल्टर लगा लेता है, फलाना ढमकाना, अमीर तो बच जाएगा, लेकिन गरीब क्या करेगा, गरीब कुछ नहीं कर पाएगा, काहे कि ओकरा पास कुछ है ही नहीं है, तो वो पानी पिएगा मर जाएगा। लेकिन वायु प्रदूषण जो है ना, इसमें आप लाख कोशिश कर लीजिएगा, आपके हाथ में कुछ नहीं है। एयर फिल्टर, फलाना फिल्टर, कुछ भी लगाइए। जैसे दिल्ली में अभी आपको 1 महीना पहले का न्यूज़ टीवी पे आप देखे होंगे कि वहाँ पे बहुत ही सारा न्यूज़ दिखा रहा था कि एयर फिल्टर लगा रहे हैं घर में। ठीक है। तो बहुत पोल्यूशन हो गया है, फिर भी वो काला पड़ जा रहा है, ये फलाना ढमकाना, वो आपको कुछ काम नहीं करेगा। ठीक है। गृहस्थ से लेकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तक और इतिहास से लेकर भविष्य की तकनीकी तक अभी इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं खोजा गया है। खैर चाइना कुछ हद तक इसमें सक्सेस हुआ है, लेकिन अभी भी परमानेंट सोल्यूशन उसका नहीं है। ठीक है। जैसे मान लीजिएगा कि आपका घर है, ऐसे मान लेते हैं एक चाइना है। ठीक है। तो घर जो हवा है वो आपके के घर थोड़ा ना आ रहा है, वो तो सबके घर जा रहा है। ठीक है। आपका जो गांव है ना वो पूरा विश्व है, और एक एक जो घर है ना वो अलग अलग देश है। ठीक है। मान लीजिए आपका घर अगर चाइना है तो आप अपने घर में क्या कर लीजिएगा कि आपके पास हवा आए तो स्वस्थ आए, कितना फिल्टर लगाइएगा। तो
बहुत हद तक आप कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन फिर भी जो है ना कंट्रोल ना कर पाइएगा। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो इसका परमानेंट सलूशन खोजने के लिए भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं हम लोगों पर, ताकि हम लोग कैसे इससे निपटा जाए। आगे देखिएगा, गौरतलब है कि वायु प्रदूषण कोई नई समस्या नहीं है। प्राचीन सभ्यताओं में भी लकड़ी जलाने, कृषि गतिविधियों और औद्योगिक कार्यों से उत्पन्न धुआं वातावरण को प्रदूषित करता रहा है। ठीक है, यह प्राचीन काल से आ रहा है, जो हम लोगों को लग रहा है। अभी क्या है ना कि प्राचीन काल में क्या था कि थोड़ा समस्या, पेड़ पौधे ज़्यादा थे, इसलिए फिल्टर वायु जो होता था वो काफ़ी आसानी से हो जाता था, पता नहीं चलता था। अभी इतना ज़्यादा हो गया है कि पता, पेड़ पौधे भी कट रहे हैं और पेड़ पौधे उतना लग भी नहीं रहे, कोई लगा भी नहीं रहा है। तो मानिए कि दिन पे दिन तो परेशानियाँ ना बढ़ेगा। लेकिन उस दौरान इसका प्रभाव नगण्य नज़र आने के पीछे कम जनसंख्या भी है। हालांकि औद्योगिक क्रांति के पश्चात जीवाश्म ईंधन के व्यापक उपयोग और औद्योगिकीकरण के कारण वायु प्रदूषण एक वैश्विक संकट में बदल गया। निरंतर बढ़ते शहरीकरण ने भी इस समस्या को बढ़ावा दिया। काहे कि जो शहरीकरण हो रहा है ना, सब कुछ काटिए के हो रहा है, पेड़ पालो, तो ये भी तो असर करेगा ना। तो वही बात है, जिससे वह विकास और औद्योगिक गतिविधियों से उत्पन्न उत्पन्न प्रदूषण का स्तर क्या होता है, तो बढ़ता जा रहा है। और यह पूरे विश्व के लिए क्या है, तो पूरे विश्व के लिए खतरा है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किस पे, तो बात करते हैं वायु प्रदूषक के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, देखिएगा, बाहरी बाहरी वायु प्रदूषण गांव और शहरों को प्रभावित करता है और कई कारणों से होता है। तो ये कारण कौन कौन से हैं, ये आप देखिएगा, बहुत सारे कारण आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। ठीक है, कारखाने, उद्योग और ऊर्जा की सप्लाई, जो बिजली उजली बनती है, जो बड़े बड़े कारखाने हैं, यहाँ से भी क्या होता है, CO2 क्या होता है, बड़ी मात्रा में निकलता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो धूल होते हैं वो भी होता है। खेती तकनीकी में जो हम काम करते हैं, तो वहाँ से भी क्या होता है, और छोटे छोटे वायु में कण जो हो क्या होते हैं, अम, मिट्टी के हुए। जैसे मान लीजिए अभी जो सीजन आने वाला है ना, ये गेहूं का आने वाला है। गेहूं का कटैया जहाँ भी होगा ना, वहाँ देखिएगा थ्रेशर मशीन कितना गर्दा उड़ाती है, या फिर कंबाइन जो चलता है उसमें भी देखिएगा कितना गर्दा उड़ता है पीछे पीछे। तो ये सारी चीज़ें भी इसके स्रोत में आ सकते हैं। परिवहन हो गया, देखिए ना कितना, हर किसी के पास गाड़ी हो गया है, कोई सरकार का गाड़ी यूज नहीं करना चाहता है। सब लोग क्या करना चाहता है, खुद का गाड़ी से आए जाएं। तो खुद का गाड़ी जितना रहेगा उतना रोड पे चलेगा, रोड पे चलेगा तो क्या होगा, प्रदूषण है ना फैलेगा। ठीक, आगे देखिए, घर में इस्तेमाल होने वाली ऊर्जा से भी होता है। काहे कि घर में आदमी चूल्हे पे जो बनाता है, बड़े बड़े यहाँ ठंडे प्रदेश में देखिएगा तो वो लोग अलाव जलाता है, लकड़ी जला के रखता है, काहे कि गर्म होने के लिए। तो वो सब सारा चीज़ें हैं। फिर कचरा प्रबंधन का कोई नियम ही नहीं है, चाहे जहाँ तहाँ फेंक दो। तो जहाँ तहाँ फेंक दोगे तो कचरा फैलबे न करेगा, वायु में न जाएगा। आगे है, स्वच्छ पर्यावरण के लिए प्रतिबद्ध कैसे होना है, ये भी हम लोगों यहाँ देखेंगे। देखिए, स्रोत की दृष्टि से यदि देखें तो पर्यावरण प्रदूषक स्रोतों को दो श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है, एक प्राकृतिक और एक मानव जनित स्रोत। दो स्रोत है, एक तो प्राकृतिक भी कभी कभी कर देता है और एक मानव तो हमेशा ही करता है। जहाँ एक तरफ प्राकृतिक स्रोत के रूप में ज्वालामुखी, विस्फोट, जंगल की आग, धूल भरी आंधी, कुछ पौधों से उत्सर्जित गैस वायुमंडल में पहुंचकर उसको प्रदूषित करने का कार्य करती है। वहीं दूसरी तरफ मानव जनित कारकों के अत्यंत कल कारखानों से उत्सर्जित सल्फर क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और धुएं का मिश्रण रसायन निर्माण में प्रयुक्त कार्बन, यौगिक और खतरनाक गैस, यातायात परिवहन के दौरान जलने वाले ईंधन से उत्पन्न जहरीली गैस
ऊर्जा उत्पादन में उपयुक्त कोयला, परमाणु संयंत्रों से रेडियोधर्मी कणों का रिसाव, कृषि एवं पशुपालन और घरेलू स्रोतों से उत्पन्न विभिन्न प्रकार की जहरीली गैस, दिवाली, नववर्ष आदि, शादी विवाह जैसे सांस्कृतिक कर्मों और त्योहारों के दौरान आतिशबाजी, जो हम लोग पटाखा फोड़ते हैं ना, अभी शादियों का सीजन चल रहा है, आप घर से आपके घर के आसपास अगर जाएगा ना तो आप देखिएगा वहाँ कितना पटाखा फोड़ेगा सब। तो ये सब क्या है, ये सब वायु प्रदूषण का ना स्रोत है, का प्रचलन है तथा खनन गतिविधियों और निर्माण कार्य भी से निकला सिलिका और अन्य खनिज कण महत्वपूर्ण वायु को प्रदूषित करने में अपना क्या कर रहे हैं, तो महत्वपूर्ण योगदान निभा रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए और क्या क्या होता है। आगे देखिए, मान लेते हैं कि ये आपका घर है और घर के आगे पीछे इसे अगर फैक्ट्री लग जाए तो आप रह पाइएगा? बताइए। आपका लॉन्ग से लेके ना पूरा अंग खराब हो जाएगा, जितना सांस लीजिएगा सब फेफड़ा में जमता चला जाएगा, बहुत ही परेशानी होता है। वायु प्रदूषक के विभिन्न स्रोतों के बारे में जानने के पश्चात यह अति आवश्यक हो जाता है कि यह प्रदूषक हमें किस प्रकार और किस रूप में प्रभावित करते हैं। ज्ञातव्य हो कि इसका प्रभाव विभिन्न वर्गों पर उनकी आर्थिक स्थिति, स्थान, वायु, स्वास्थ्य की स्थिति के आधार पर अलग अलग रूपों में होता है। जब बच्चे तथा नवजात शिशु वायु प्रदूषण, विशेष रूप से निलंबित कण PM2.5 और PM10 के संपर्क में आते हैं तो उनमें श्वसन संक्रमण, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियों का खतरा क्या होता है, बढ़ जाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषक बच्चों के मस्तिष्क के विकास को प्रभावित करते हैं, जिससे आगे चलकर उनको स्मृति लोप और ध्यान में कमी जैसी समस्या हो जाती है। ठीक है, अब देखिए ये बच्चे का क्या गलती है, हम लोग इतना ना कचरा फैला दिए हैं कि इसको भी क्या लगाना पड़ रहा है, मास्क। अच्छा, जिस समय कोरोना आया था ना, आप देखिएगा तो उस समय मास्क बहुत सब लगाता था, लेकिन क्या अभी कोई मास्क लगा रहा है? बहुत कम। कोई हॉस्पिटल में जाएगा ना तब मास्क लगाएगा, नहीं तो क्या होता है, मास्क नहीं लगा रहा है ये सब। ठीक है, तो ऐसे क्या करना है, हर जगह ढक के चलना है। कहाँ कहाँ जाइएगा ऐसे ऐसे करके, बहुत ही गंभीर है। महिला वर्ग पर भी इसका गंभीर रूप से प्रभाव देखने को मिलता है। गर्भवती महिला वायु प्रदूषक के संपर्क में आने से गर्भावस्था में जटिलताओं का सामना करती है, जिससे समय से पहले जन्म, कम वजन शिशु तथा मृत शिशुओं की घटनाएं भी देखने को मिलता है। नहीं देख रहे हैं कि 9 महीना में बच्चा होता है, लेकिन 7वें महीना में हो गया, 8वें महीना में हो गया, होता है ना। और जब बच्चा अपने समय से पहले हो जाएगा तो उसका क्या होगा, पूरा विकास जो होता है ना, वो पूरा विकास नहीं हो पाता है। तो जब पूरा विकास नहीं हो पाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसका स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा और विकास है। मान लीजिए आप हैं, आप जिस भी एज के हैं, अगर उससे दुगना अगर आपको काम करने के लिए कोई बोल दे तो आप कर पाइएगा? ना कर पाइएगा। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। अगर बात करते हैं तो NHFS5 सर्वेक्षण में बताया गया है कि मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें भी शिशु के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं, करती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ लकड़ी, गोबर के कंडे कंडे का होता है ना, बहुत जगह का उसको बालते हैं गोईठा, ठीक है, चिपरी, बहुत सारे जगह इसे बोला जाता है। तो ये सब जो है ना, ये भी असर कर रहा है। और कोयले का उपयोग खाना पकाने हेतु किया जाता है। इसे घरेलू वायु प्रदूषण तो होता ही है, यह महिलाओं के श्वसन और दिल की बीमारियों का कारण भी बनता है। बोस्टन स्थित हेल्थ इफेक्ट
इंस्टीट्यूट की वैज्ञानिक पल्लवी। कौन है? पल्लवी। इनके बारे में भी देखिए ये क्या कह रही हैं। पल्लवी पंत का कहना है कि वायु प्रदूषण को गर्भवती महिलाओं में कम प्रजनन दर और अवसाद की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। और आदमी सबका समझ रहा है हमारे अंदर कुछ कमी है, महिला समझ रही है कि हमारे अंदर कुछ कमी है कि बच्चे नहीं हो रहा है। अरे आप स्वस्थ नहीं हैं ये कारण भी तो हो सकता है, जाके डॉक्टर से मिलिए, दिखाइए। तो गांव में तो जो होता है ना ये अलगे इसका चलता है, ये सब चला जाएगा बाबा के यहाँ, ओझा के यहाँ, वहाँ से जाके ये सब इलाज कर। डॉक्टर को जाके दिखाओ ना, बहुत सारा दिक्कत हो रहा है, कुछ दिक्कत तुमको भी हुआ होगा, सही हो जाओगे। लेकिन नहीं, तुम अलगे कुछ करना है तो क्या कोई करेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2024 के आंकड़ों के अनुसार हर साल वायु प्रदूषण में 70,000 से अधिक लोग असमय मृत्यु होने से वायु प्रदूषण के काल में समा रहे हैं। मतलब समझिएगा 2024 का आंकड़ा है, हर साल मतलब 70,000 से अधिक लोग जो है ना अपने मृत्यु से पहले ही मर जाते हैं। काहे? प्रदूषण से। तो वह स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2000 सबमिट रिपोर्ट के अनुसार भारत में वायु प्रदूषण के औसतन की अगर हम बात करते हैं तो 8.5 वर्ष जीने से कम हो रही है भाई। इतना भी कोई जितना है ना जो एज उससे इतना कम जिएगा अब, जबकि उत्तर भारत में यह आंकड़ा 10 से 12 है। का उत्तर भारत के लोग और का करिएगा जी। कम से कम नॉर्थ वाला तो 8.5 पे निपट जा रहा है। मतलब 60 साल अगर जीना है ना तो 8.5 साल कम कर दीजिए। और जो उत्तर भारत के लोग हैं वो 60 साल जीना है ना तो 10 से 12 साल कम कर दीजिए। ये आंकड़ा चल रहा है। देखिए दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कितनी खतरनाक है जहरीली हवाएं। आप एक बार सोच के देखिए, इसको महसूस करके देखिए, आपको लगेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं जी। देखिए दुनिया में हर 10 में से 9 लोग वायु प्रदूषण हवा में सांस ले रहे हैं, प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं। सोचिए अगर 10 लोग हैं ना तो 10 में से 9 जो है सही नहीं है। एक ही आदमी है जो बहुत धनी मनी है और वह एयर फिल्टर उल्टर लगा के सांस ले रहा है, ठीक है, आरओ लगा के पानी वानी पी रहा है एक आदमी, बाकी 9 को क्या है चल रहा है उसी में। दुनिया में हर साल वायु से करीब 42 लाख लोगों की मौत होती है पूरे दुनिया में, ठीक है। 70,000 की अगर हम बात करें ना तो लगभग ये इंडिया की बात कर रहा है, ठीक है। किसकी बात कर रहा है? इंडिया की बात कर रहा है। 70,000 पूरे दुनिया में अगर देखेंगे तो 42 लाख। सोचिए वृद्धजन, गरीब और निम्न मध्यम आय के लोग, शहरों में निवास करने वाले गरीब वर्ग, किसान और ग्रामीण समाज तथा औद्योगिक श्रमिक पर भी वायु प्रदूषण गहनता से अपनी छाप छोड़ता रहा है। अब भाई जो गरीब है उसके पास तो कुछ नहीं है, वो तो बेबस है, तो उसके ऊपर तो चाहे जैसा भी आ जाए, जिससे कार्य उत्पादकता तो प्रभावित होती है, जीवन प्रत्याशा घटकर भी कम हो जाती है। अब आदमी कहेगा ना इससे हमको क्या लेना देना है। अरे भाई अगर कोई चीज़ समाज में होता है तो तुम उससे अलग थोड़े ना रह पाओगे, उसी समाज में ना जीना है जी। तो उसी समाज में जीना है तो फिर कैसे बचिएगा, थोड़ा हमें बताइएगा। अगर आपके घर के आसपास कोई बीमारी फैल जाए, ठीक है भगवान ऐसा न करे, लेकिन मान लीजिए अगर फैल जाता है तो आप क्या करिएगा, उससे बच जाइएगा। कोरोना आया था कितना सब लोग बच रहे थे, बचा कोई? हमें लगता है कोरोना सबको हो गया था। जिसका थोड़ा सा हेल्थ सही था वो झेल लिया, जिसका हेल्थ सही नहीं था बेचारा चला गया। वायु प्रदूषण ने इतना विराल रूप धारण कर लिया है कि आज विश्व की सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार देश की राजधानी दिल्ली के संदर्भ में विशेषज्ञों के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में हवा में स्वस्थ व्यक्ति सांस लेना रोजाना लगभग
50 सिगरेट पीने के बराबर है, उतना कचरा जाता है। जितना आप दिन में 50 सिगरेट पिएंगे ना, उतना आप बस सांस ले रहे हैं तो कचरा अंदर जा रहा है। ठीक है, देखिए कंडीशन, आप तो न्यूज व्यूज में देखबे किए होंगे ये सब। विकासशील दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में वायु प्रदूषण का स्तर काफ़ी ज़्यादा है। दक्षिण एशिया में यह स्थिति चरम पर है। कहाँ? दक्षिण एशिया में, जहाँ 2021 में दुनिया के सबसे प्रदूषक शहर में से 18 भारत के ही थे। अरे भैया, 18 गो पाकिस्तान में गंगा के मैदानी इलाकों में फैले हुए थे। IQ एयर के अनुसार वायु प्रदूषण के मामले में 10 सबसे खराब देशों में से 4 दक्षिण एशिया में। ठीक है, और जिसमें कौन कौन से हैं तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत और नेपाल शामिल है। देख रहे हैं, एकदम सटा हुआ है ये चारों देश, और चारों देश की स्थिति सबसे भयानक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाले अनेक कण प्रदूषण ग्रीन हाउस प्रभाव और वैश्विक तापमान वृद्धि में भी योगदान करते हैं। कुल मिलाकर कहें तो दुनिया की लगभग 99% आबादी ऐसी हवा में सांस लेती है जिसका प्रदूषण स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्वीकार्य सीमा से अधिक है। आपको बोले ना कि 1% लोग हैं जो बहुत धनी मनी है, वह अपना उपाय कर पाएगा, नहीं तो 99% का क्या हो रहा है, देख ही रहे हैं। हमको आपको लगता है कि हम आप सही जी रहे हैं, बहुत बचा रहे हैं। क्या बचाइएगा जी, कुछ बचने लायक रहेगा तब ना। और एक बात जो शायद ही कोई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा उठाई जाती होगी, वो है युद्ध की त्रासदी के दौरान वायु प्रदूषण में निरंतर वृद्धि हो रही है, क्योंकि युद्ध में इस्तेमाल की जा रहे हथियार और गोला बारूद न केवल वायु प्रदूषण भी अपना योगदान देते हैं, बल्कि उन हथियारों के इस्तेमाल से ढह गई इमारतें, बहुमंजिला इमारतें, रासायनिक और परमाणु संयंत्र के नष्ट होने से उस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के जीवन शैली पर क्या होता है तो नकारात्मक रूप से क्या होता है, प्रभावित करता है। उदाहरण स्वरूप जापान में इस्तेमाल परमाणु बम से उत्पन्न हुआ प्रदूषण लंबे समय तक जापान की हवा में क्या रहा तो विद्यमान रहा। ठीक है, देखिए ये स्थिति देख रहे हैं। अब बताइए ना, यहाँ के जो इलाके के आसपास के लोग होंगे कितने अच्छे होंगे, ऐसे युद्ध की स्थिति बना हुआ है। ज्ञातव्य हो कि उद्योग धंधों के कुप्रबंधन के चलते 1984 की भोपाल गैस और 2020 की विशाखापट्टनम गैस जैसी त्रासदी न केवल निर्दोष लोगों की मौत का कारण बनती है, बल्कि लंबे समय तक प्रदूषकों के माध्यम से उस क्षेत्र में विशेष वायु में सांस लेना भी दुर्भर हो जाता है, मतलब दुष्प्रभाव हो जाता है। ठीक है, यदि बात की जाए खाद्य सुरक्षा की तो वायु प्रदूषक इसमें एक नकारात्मक भूमिका अदा करता है। एक तरफ ओजोन प्रदूषण फसल की पैदावार को कम करती है, वहीं दूसरी तरफ श्रम उत्पादक में कमी के चलते स्वास्थ्य खर्चों में भी वृद्धि होती है, जो विकासशील देशों को अधिक प्रभावित करता है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था को हर $5 ट्रिलियन का नुकसान हो रहा है। $5 ट्रिलियन का नुकसान होता है। और हमारे देश की आप कमेंट करके बताइएगा कि GDP कितनी है। ये है, पराली जलाते हैं लोग। अभी तो मान लीजिए पंजाब हरियाणा जलाता ही है, क्योंकि उनके पास बहुत ही खेत होता है, भाई मशीन से काटता है, सब जलाता है, मान लेते हैं। अपने यहाँ भी तो देखिए छोटे छोटे खेत जिसको कुछ नहीं है ना, वो ही कमा कर रहा है और बाद में भूसा खोज रहा है पशुओं को खिलाने के लिए।
भारत के पश्चिम राज्य से पंजाब हो गया, हरियाणा में खरीफ फसल के कटने पर अगली फसल को जल्दी उगने हेतु खेत से उसे अपशिष्ट को त्वरित साफ करने के चलते किसान उसमें आग लगा देते हैं। ठीक है। फरहाली के जलने से तरह तरह की जहरीली गैसें न केवल इन क्षेत्रों में अपना नकारात्मक प्रभाव स्थापित करती हैं बल्कि आसपास के राज्यों को बृहद स्तर तक प्रदूषित भी करती हैं। अब देखिए ये है, फरहाली जलाने से पार्टिकुलेट मैटर और गैसें निकलती हैं जो वायु की गुणवत्ता को क्या करती हैं तो प्रभावित करती हैं। ये हमारा नहीं है, ये सब देख रहे हैं ना। वायु प्रदूषक स्रोत और उनके प्रभाव के आंकड़ों की ऐसी भयावह तस्वीर देखने के पश्चात मन को यही सवाल विचलित करता है कि आखिर हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। क्या हम सच में गलत मार्ग पर चल रहे हैं? पहले आपको बताया था ना कि हम सही चल रहे हैं मार्ग में कि नहीं। यदि ऐसा है तो इसके आगामी भविष्य में और क्या क्या गंभीर परिणाम नज़र आने की संभावना है। आज जब मनुष्य ने चंद्रमा पर भी अपने कदम रख दिए और निरंतर नए नए अन्वेषण के माध्यम से ब्रह्मांड के रहस्यों और उनकी सभी परतों को उजागर कर रहा है, तो वर्तमान में ऐसे कौन से कारक हैं जो वायु प्रदूषण में निरंतर बढ़ोतरी कर रहे हैं। उन सभी कारकों पर हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, इन सभी प्रश्नों का जवाब खोजना भी अति आवश्यक है कि नहीं जी। देखा जाए तो उपभोक्तावादी संस्कृति के चलते हमारे समाज की दिशा ही बदल गई है। अत्यंत खपत की संस्कृति वस्त्र, वस्तु और सेवाओं की आवश्यकता मांग को बढ़ावा देती है, जो अत्यंत वायु प्रदूषण का कारण बनती है। आज वस्त्र उद्योग इलेक्ट्रॉनिक का बड़े पैमाने पर उत्पाद हो रहा है और उनके उत्पादन हेतु कल कारखाने भी जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन अत्यधिक मात्रा में होता है। बड़ी संख्या में लोग गर्मियों में एयर कंडीशनर, फ्रिज और सर्दियों में हीटर, गीजर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का अत्यधिक प्रयोग करते हैं, जिससे ऊर्जा की मांग बढ़ने के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड का भी अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जन होता है, जो न केवल वायु प्रदूषण में अपना योगदान देता है बल्कि ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं को भी जन्म देता है। ई कॉमर्स की बढ़ती संस्कृति और अंतर्राष्ट्रीय शॉपिंग, जिसमें ज़रूरत से अधिक सामान मंगा लेना, जिससे परिवहन नेटवर्क और लॉजिस्टिक सेवाओं का विस्तार होता है। इसके चलते वाहन से कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन होता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामान की आवाजाही के लिए हवाई जहाज और पानी के जहाज को चलने में ईंधन की अत्यधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। यदि उपभोक्तावादी संस्कृति ही फेंकों और खरीदों की मानसिकता पर आधारित है, जो प्रकृति में संसाधनों के अत्यधिक दोहन का कारण बनती है, क्योंकि एक तरफ जहां आज प्रोडक्ट और पैकेज खाद्य पदार्थों की मांग में भी बढ़ोतरी हुई है, वहीं दूसरी तरफ अत्यधिक खरीदो और इस्तेमाल करो और जैसी मानसिकता के निरंतर बढ़ते वायु प्रदूषण में अपना योगदान हो रहा है। जैसे है ना, 3 रुपया का पेन आया, लिखो फीको, क्या हुआ, लिखे और फेंक दिए, लेकिन वो कैसे ख़त्म होगा, कैसे क्या होगा, इसके बारे में कोई सोचा? बोलिए जी। अब सोचिए, जितना आप एगो पेन फेंकिएगा ना, पहले क्या होता था, रिफिल आती थी, याद है, रिफिल लगवाते थे उसमें हम लोग। तो रिफिल जो लगवाते थे, अब उसमें 4-5 रिफिल लगवाइएगा ना, तो एगो पेन इतना आप फेंकिएगा। एगो पेने आप लिख के फेंक दिए तो कितना फेंक दिए कचरा।
उपरोक्त सभी कारकों से ज्ञात होता है कि आज मनुष्य की बुनियादी जरूरतों में मात्रा रोटी, कपड़ा और मकान तक सीमित न रहकर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स, लग्जरी हाउसिंग और अपने जीवन को चमक धमक करने वाली कृत्रिम वस्तुओं के आवरण में सामने लगी है, जिससे भविष्य तक दूरगामी नकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। गौरतलब है कि वायु प्रदूषण की समस्या से निजात पाने के लिए समय समय पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रयास और महत्वपूर्ण नीतियां बनाई जा रही हैं और आगामी भविष्य में भी यह भी परंपरा चलती रहेगी। परंतु वह प्रयास कितने कारगर सिद्ध हुए हैं, इसका विश्लेषण करना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जो हम लोग बना रहे हैं ना, उसमें एक बार ये जरूर चेक करना चाहिए कि जो हम बना रहे हैं रणनीति, क्या वो कारीगर हो रहा है कि बस हम लोग बनाइए रहे हैं और निष्कर्ष कुछ निकल भी न करे, उस पर पैसा भी खर्च हो देश का। वायु प्रदूषण कम करने के लिए सरकार उठा रही है कदम, लेकिन कहाँ कुछ हो रहा है जी। PM 2.5 और PM 10 स्तर में कितना हुआ है तो 20 से 30 तक की कमी आई है। इलेक्ट्रॉनिक दोपहियों वाहन को राज्य स्तर योजनाओं के जरिए बढ़ावा। CNG, LPG जैसे स्वच्छ ईंधन के प्रयोग पर जोर। पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा बढ़ाना। रिसोर्स भारत सरकार के यहाँ से मिला है, ठीक है। ऐसे मत कहिएगा कि कुछ ले आके बता दे रहे हैं। पेरिस समझौते के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन पर विचार विमर्श करते हुए वायु प्रदूषण को लेकर भी गंभीर चिंता व्यक्त की गई थी और अप्रत्यक्ष रूप से वायु प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु एक प्रभावी फ्रेमवर्क बनाया गया। वहीं दूसरी तरफ स्टॉकहोम कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जैसी पहलों के माध्यम से ऐसे पदार्थ और गैसों का नियंत्रण तथा उनका फेस आउट करने का प्रयास किया गया है जो पर्यावरण प्रदूषण में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। COP 2021 के माध्यम से फ्रांस और भारत के सहयोग से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की नींव रखी गई, जिसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में है। इसके साथ ही हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा COP 26 में पंचामृत लक्ष्य की ओर अधिक मजबूती से आगे बढ़ने का निर्णय लिया गया, जो जलवायु परिवर्तन के साथ साथ वायु प्रदूषण पर एक प्रभावी फ्रेमवर्क है, जिसका अत्यधिक ध्यान जो है नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों पर है। इसके साथ साथ 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य निरंतर हो रहे जलवायु परिवर्तन के प्रति चिंता को दूर करने में एक सकारात्मक पहल है। इसके साथ साथ भारत ने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पर अत्यधिक ध्यान दिया है तथा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत अधिक प्रदूषित महानगरों को चिन्हित कर उन पर कार्य करने की रणनीति तय की है। हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक वाहन हेतु फ्रेम इंडिया स्कीम एक सराहनीय प्रयास है। बड़े बड़े शहरों में कचरे के प्रबंधन और उसमें निकलने वाली जहरीली गैसों के रोकथाम के लिए पुनर्चक्रण की प्रक्रिया भी वायु प्रदूषण से निजात पाने में मील का पत्थर साबित हो रही है। वेस्ट टू एनर्जी पहल के तहत जहां फरीदाबाद में एशिया का सबसे बड़ा प्लांट बनाने की तैयारी हो रही है, वहीं हैदराबाद में वेस्ट कचरा संयंत्र बनकर तैयार हो चुका है, जिसे हानिकारक गैसों के वायु में फैलने से भी निजात मिलेगी। इसके इन सब के बावजूद यदि देखा जाए तो दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में सर्दियों के मौसम के शुरू होते ही प्रत्येक वर्ष वायु की भयावह स्थिति देखने को मिलती है, जो 1952 में घटित हुई लंदन
स्मोग की महान घटना की याद दिलाते हुए उस स्थिति को भी पीछे छोड़ देती है। ऐसे ही समस्याओं को दूर करने हेतु ग्रेट रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम तथा जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहनों पर ऑड इवन फार्मूले के निरंतर प्रयास किए जाते हैं, लेकिन स्थिति बदलने का नाम नहीं लेती है। बहुत वहाँ जनसंख्या हो गया है। ज्ञातव्य है कि कोयले पर हमारी निर्भरता अभी भी 55% पर बनी हुई है। 2030 तक कोल पावर बढ़ने की योजना अभी टेबल पर है। पराली जलाने का कोई व्यापारिक किसान हितैषी विकल्प अभी भी बड़े स्तर पर लागू नहीं हुआ है। वहीं ग्रामीण स्तर पर घरेलू चूल्हों को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए बायोगैस, इंडक्शन और सौर ऊर्जा जैसे प्रयास अभी भी पायलट स्तर पर हैं। मतलब अभी चल रहे हैं, कुछ हुआ नहीं है अभी। अब सवाल यह है कि इस प्रदूषक पर नियंत्रण हेतु प्रभावी और संतुलित समाधान क्या होना चाहिए, जिससे ऐसी परिस्थितियां देखने को ना मिले। इस हेतु चाहिए कि पर्यावरण समस्या के समाधान हेतु नीति निर्माता कार्बन उत्सर्जन करने वाले एयर कंडीशनर बंद कमरों में बैठकर ही इस समस्या को देखते हैं और धरातल की स्थिति को समझने का प्रयास नहीं करते हैं। ऐसी अव्यावहारिक नीतियाँ भी बन जाती हैं जिससे समस्या कम होने के बजाय और क्या होती है, बढ़ जाती हैं। इसे हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में पराली जलाने वाले किसानों पर 1 करोड़ रुपए के जुर्माने के प्रावधान के संदर्भ में देखा जा सकता है। अब इनको क्या लगा, इनको लगा कि जो पराली किसान जलाता है, अगर उस पर हम बहुत भारी भरकम जो है जुर्माना लगा देंगे तो किसान सब डर जाएगा। अरे भाई उसका सलूशन करो ना, सलूशन ज़रूरी है ना, लेकिन उसका सलूशन ना होगा, ऊपर से और किसान के ऊपर ठोक। अगर किसान खेती नहीं करेगा तो जो सब लोग एसी में बैठा है, बढ़िया बढ़िया खा रहा है, मिलेगा खाने को? चाहे वायु प्रदूषण हो या किसी प्रकार की अन्य पर्यावरणीय समस्या, इससे जीवन शैली का एक आवश्यक अंग नहीं माना जाता। लोगों ने इन विषय को लेकर जागरूकता की कमी है और जाने अनजाने में वह समझ नहीं पाते हैं कि इससे भविष्य में और किन किन बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हमें चाहिए कि स्कूली पाठ्यक्रम में यह अनिवार्य हिस्सा और इसे जीवन का एक अभिन्न अंग बना देना चाहिए। ठीक है, देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे हैं। देखिए पोल्यूशन के बारे में कैसे कैसे लेख लिखे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। दिल्ली जैसे शहर, जिसे हर तरफ से लगभग समृद्ध शहर कहा जाता है, परंतु कूड़े के प्रबंधन न होने के कारण बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ बन गए हैं, जिससे अनेकों प्रकार की जहरीली गैसें निकलती रहती हैं और दिल्ली के साथ साथ अन्य सभी शहरों को भी प्रभावित करती हैं। इसके लिए हमें चाहिए कि लोगों में सफाई के प्रति जागरूकता, ई कचरा तथा प्लास्टिक के कचरे के प्रबंधन पर प्रभावी फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। बाज़ारों में उपयोग होने वाले प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल को कम करना तथा अवशिष्ट प्रबंधन हेतु नियम 2016 को ही सही दिशा में कार्यान्वित करना चाहिए। ठीक है, थैली वैली लेना चाहिए। प्रोटेक्ट फॉर पोल्यूशन हर आदमी चाहता है, लेकिन करता कोई नहीं है जी। आज सब सामाजिक प्रतिष्ठा के नाम पर लोगों द्वारा अपनी पहचान बनाने हेतु बड़े बड़े वाहनों का प्रयोग किया जाता है, जो आवश्यकता अनुरूप नहीं होता। घर के किसी एक सदस्य को भी बहुत लंबी यात्रा करनी होती है तो वह सार्वजनिक वाहन प्रयोग करने के बजाय एक बड़े वाहन का इस्तेमाल करता है, जिससे वायुमंडल में उत्सर्जन की मात्रा में बढ़ोतरी होती है। इस हेतु दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन एक सराहनीय कार्य है।
परंतु इस प्रकार के प्रयास लगभग भारत के सभी बड़े महानगरों में क्या होना चाहिए। एक ऐसा ही बेहतरीन उदाहरण हमें ऑस्ट्रेलिया की परिवहन व्यवस्था में देखने को मिल जाता है, जहां सार्वजनिक परिवहन पूर्ण रूप से निःशुल्क और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों पर है। इसके साथ ही प्राइवेट जेट वाहनों के प्रयोग पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया गया है कि सार्वजनिक रूप से की गई हवाई यात्रा की तुलना में प्राइवेट जेट से की गई यात्रा के प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन की मात्रा 20 गुना से अधिक योगदान है इन लोगों का। जो अपना लेके चलता है सब ना, बहुत ही खराब है। कृषि में जहरीली केमिकल आधारित कीटनाशकों के प्रयोग करने के बजाय हम जलवायु अनुकूलन आधारित कृषि, जैविक कृषि और जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को अधिक बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे न केवल खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा बल्कि पर्यावरण प्रदूषण के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। इसके साथ ही अधिक से अधिक वृक्षारोपण भी कार्बन उत्सर्जन की मात्रा को कम करने हेतु बेहतरीन विकल्प हो सकता है। सार रूप में कहें तो वायु प्रदूषण एक वैश्विक संगठन से जिससे निपटने के लिए तत्काल और व्यापक कार्रवाई की आवश्यकता होती है। सरकारों, उद्योगों और नागरिकों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है ताकि हम अपने वातावरण को शुद्ध कर सकें और एक स्वच्छ और स्वस्थ भविष्य का निर्माण कर सकें। यह सिर्फ एक पर्यावरणीय चुनौती नहीं है बल्कि एक नैतिक और सामाजिक जो है कि जिम्मेदारी भी है, जिसे हम गंभीरता से लेना होगा, अन्यथा हमारी सभ्यता के पतन को कोई नहीं रोक सकता। हमारे सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने हेतु एवं भावी पीढ़ी की जरूरतों को ध्यान में रखते धारणीय विकास पर बल देना, जो कि वर्तमान समय की मांग है, तभी हमारा प्रयास सही दिशा में अग्रसर होगा, जो अत्यंत हमें विकास की उस मंजिल की तरफ लेकर जाएगा जिसकी कामना हम वर्षों से करते आ रहे हैं। उसमें सतत और संधारणीय विकास भी होगा एवं प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त संसाधनों का संरक्षण भी। गांधी जी के शब्दों में कहें तो प्रकृति सिर्फ मनुष्य की जरूरतों को पूरा कर सकती है, परंतु उसके लालच को नहीं। ठीक है, गांधी जी कहे थे कि जो मनुष्य है उसकी जो जरूरत है, प्राकृतिक में ऐसे ऐसे वस्तु हैं, कण है जो ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, लेकिन जो अगर मन में लालच अगर समा गया है उसको कौन पूरा करेगा? कोई नहीं कर सकता है। देखिए, ऐसे हम लोगों का भविष्य जो है ना दिख रहा है, देख रहे हैं, ऐसे हम लोगों को भी लगा के होगा। तो ये जो है हम लोगों का लास्ट टॉपिक है। और देखिएगा आपको इसमें क्या निष्कर्ष निकालना है, आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस लालच को हमें रोकना होगा, आज नहीं तो कभी नहीं। और स्वच्छ वायु की हक हर इस पृथ्वी पर रहने वाला प्रत्येक जीव का है, अन्यथा वायु हमारी सभ्यता की सबसे बड़ी अनैतिक सफलता कहलाएगी। अब इसके लिए कोई क्या कहे, समझने की बात है, लेकिन स्थिति बड़ी ही भयानक बनी हुई है। आप इसके बारे में क्या जानते हैं ज़रूर आप हमें बताइए। और चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि इसमें आप बदलाव कैसे देख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए।